मैं कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ऑप्टिमम कैश बैलेंस ऑफ फ्यू मॉडल। साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे आज ही हमारे रिसीवेबल मैनेजमेंट और हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट को भी डिस्कस करेंगे। चैप्टर को आज हम फिनिश करेंगे वर्किंग कैपिटल वाले को, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का अभी जो हमारा जून में एग्जाम हुआ था वहां से आया था और पीछे भी बहुत बार आया हुआ है। सो बहुत ध्यान से आपको समझना है, इसलिए मैंने कल वाले वीडियो में ये वाला नहीं करवाया। मेरे को लगा क्या पता बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पूरा लेक्चर ना देख रहे हो, राइट, और ये उनका स्किप हो जाए, इसलिए मैं आपको अलग से आज बता रही हूँ। ऑप्टिमम कैश बैलेंस के अंदर हमारे पास 2 मॉडल है। पहली बात तो ये क्या है ऑप्टिमम, जहां पर ऑप्टिमम आ जाए ना उसका मीनिंग होता है कि ना तो ज्यादा और ना कम। इतना समझ में आया? ऑप्टिमम मतलब ना तो ज्यादा और ना कम, मतलब एक ऐसा बैलेंस मेंटेन करके चलना कैश का, जो आपने मोटिव की बात करी थी कि होल्डिंग करना हमें कैश को, ठीक है। तो ऐसे भी नहीं करना आपको कि बहुत ज्यादा आपने पैसा होल्ड करके रख लिया और ऐसे भी नहीं कि बहुत कम आपने रख लिया, राइट। सो आपको क्या करना है, पैसे को होल्ड तो करना है, वो कितना करोगे, एक बैलेंस कितना बनाकर रखोगे, वो आपके ये 2 मॉडल बताएंगे, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ, ज्यादा सीरियस नहीं लेना, दोनों मॉडल के नाम और जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना याद रखना है, उससे ज्यादा आपको जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन ही इतना आया हुआ अभी तक, जितनी बार भी आया हुआ, ठीक है। एक फॉर्मूला याद कर लेना, ज्यादा से ज्यादा अगर आ जाए तो। हमारे ऑप्टिमम कैश बैलेंस के अंदर हमारे 2 मॉडल है। कितने मॉडल है? 2 मॉडल। एक है हमारा बोमल मॉडल, ठीक है, और एक है हमारा मिलर ओर मॉडल। एक तो क्वेश्चन जो जून में आया हुआ था ना 2019 में, वो यही आया हुआ था कि मिलर और मॉडल किस चीज से रिलेटेड है। तो आपके कैश को मेंटेन करने, कैश से रिलेटेड है, कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड है, राइट। तो ये उसका आंसर आना था, ठीक है। कई बार बोमल मॉडल भी आया था, हुआ था कि बोमल मॉडल किससे रिलेटेड है, कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो एक तो आपको यहीं पर लर्न हो गई 2 बात कि क्या ऑप्टिमम कैश बैलेंस के अंदर जो कैश को मैनेज करने वाले जो मॉडल है वो 2 हैं। कौन कौन से है बताइए? बोमल मॉडल और मिलर और मॉडल। वेरी गुड। अब ये जो बोमल मॉडल है ना, ये किसको लेके चलता है, ये बात भी आई हुई थी, ये लेके चलता है आपके ईओक्यू मॉडल को। अब ये ईओक्यू मॉडल क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जैसे हम बात करेंगे ना जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर, तब आएगा ये ईओक्यू। ये ईओक्यू क्या बोलता है कि आपको इतनी इन्वेंट्री मेंटेन करके रखनी है कि उसकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ठीक है, और उसकी जो कैरिंग कॉस्ट है वो मिनिमम हो। मतलब आपका जो काम है वो भी अच्छे से चलता रहे और उसकी जो ऑर्डरिंग और जो कैरिंग कॉस्ट है वो भी मिनिमम आए। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब जो आपने ऑर्डर दिए ना, क्वांटिटी, कितनी इन्वेंट्री मेरे पास पहुंचनी चाहिए, वो इकोनॉमिक है, वो सस्ती है, वो जितनी होनी चाहिए उतनी है, ठीक है। तो बोमल मॉडल भी यही बोलता है। तो बोमल मॉडल किसको लेके चलता है? ईओक्यू मॉडल को। पक्का याद हो गया? वेरी गुड। और बोमल मॉडल का फॉर्मूला भी ईओक्यू जैसा है। बोमल मॉडल का फॉर्मूला मैंने याद करा, 2FT डिवाइडेड बाय आर का अंडर रूट, ठीक है। तो क्लियर होगा, वो 2AO डिवाइड बाय C ऐसा कुछ होगा। तो C इज इक्वल टू 2FT डिवाइड बाय आर का अंडर रूट। ये हमारा बोमल मॉडल का फॉर्मूला है। आपको यहां तक क्लियर हो गया? बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब आते हैं मिलर और मॉडल। मिलर और मॉडल भी क्या है हमारा? कौन सा है? ऑप्टिमम कैश बैलेंस का एक मॉडल है। और ये आया कब था मिलर और मॉडल? ये आया था आपका 1966 के अंदर, राइट। और मिलर और मॉडल का फॉर्मूला क्या है? इसमें याद रखना आपको 3TB डिवाइडेड बाय 4I का अंडर रूट। ये आपका मिलर और Z इज इक्वल टू 3TB डिवाइड बाय 4I का अंडर रूट। तो ये आपके थे ऑप्टिमम कैश बैलेंस के 2 मॉडल, पक्के याद करने हैं, बोमल मॉडल और मिलर और मॉडल। बोमल मॉडल आपका रिलेट करता है ईओक्यू मॉडल से, फॉर्मूला है 2 फटर और अंडर रूट तो लगाना ही है। मिलर और मॉडल आप 1966 में आया था, फॉर्मूला क्या है? 3TB डिवाइड बाय 4I का अंडर। फिनिश। ओके, नेक्स्ट हमारा इजी सा टॉपिक रह गया, सबको अच्छे से आता है, रिसीवेबल मैनेजमेंट
और दूसरा कौन सा होता है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देखो अब हम करेंगे रिसीवेबल मैनेजमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है, देखो कई बार आप क्या करते हो, अपनी जो सेल है वो क्रेडिट पर कर देते हो, ठीक है। तो आपके जो डेटर्स हैं वो आपका सामान तो ले गए, क्रेडिट पर ले गए, राइट। अब उनसे पैसा भी वापस लेना है, राइट। तो वो जो पैसा वापस लेना है वो किस तरीके से लेंगे, कैसे हम अपने रिसीवेबल को मैनेज करेंगे, तो वो हमारे दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक जो तरीका था पहले वाला वो ट्रेडिशनल था, उससे काम नहीं चला, इस वजह से फिर दूसरा है। दोनों को समझेंगे, राइट, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। पहले वाला रिसीवेबल मैनेजमेंट के अंदर हमारा क्या है, रिसीवेबल मैनेजमेंट तो समझ में आ गया कि जो डेटर्स हैं हमारे, जिन्होंने हमारे से उधार में सामान ले रखा है, अब हमने उनसे कलेक्ट करना है, कलेक्शन करना है, अपना पैसा वापस लेना है। तो किस तरीके से लेंगे, तो हमारे पास दो मेथड। सबसे पहले है एसीपी, मतलब एवरेज कलेक्शन पीरियड। देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या बोलता है, ये कहता है कि आपको कलेक्ट करना, आप एवरेज लेते हो, मीनिंग चाहे आपको कोई 2 महीने में आपका पैसा वापस दे रहा है, चाहे कोई आपको पूरा साल लगा रहा है, आप क्या कर रहे हो, एवरेज कर देते हो, ठीक है। तो इसमें देखो कोई तो आपको मतलब 2 दिन में ही पैसा दे गया। मान लीजिए हमने कहा था कि हमारा 25 डेज के अंदर अंदर पैसा आना चाहिए, तो 10 लोगों ने तो 25 से पहले दे दिया, 10 लोगों ने बिल्कुल 10 दिन से पहले दे दिया, 10 लोगों ने 25 दिन के अंदर अंदर दे दिया, और 10 लोगों ने 80 दिन के अंदर दिया। तो क्या वो सेम है, सेम नहीं है, लेकिन एवरेज कलेक्शन पीरियड उनको सेम लेके चलता था, उनको सेम ट्रीट करता था। अगर उनका एवरेज 27 या 28 ऐसा कुछ आता तो वो सबको पनिश करेगा, ठीक है। अगर कम आ गया तो जो वो बाद वाले हैं वो भी बच जाएंगे। मीनिंग समझ रहे हो, ठीक है। कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ही लगा लो कि अगर क्लास में जब हम छोटे बच्चे होते थे, अगर हमारी मैम ऐसे करने लग जाए कि जिनके 10 में से जिनके 1 आया नंबर, और जिनके 10 में से 10 आए, और जिनके 10 में से 5 आए, और जिनके 10 में से 4 आए, और मैम ने क्या रखा था जिसके 10 में से 7 आएंगे उससे नीचे वाले की डंडों से पिटाई होगी, राइट। अब कितना एवरेज बना इनका, 10 और 15 और 5 20, 20 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 5 आए, इसका मतलब सबकी डंडों से पिटाई होनी थी। 5 मैम ने क्या कहा था, 7, ओके ओके चलो, फिर भी कहने का मीनिंग था 3 बच्चों की पिटाई होनी थी, जो 10 डिवाइड बाय 10 मत, अरे 10 बाय 10 जिसने ले रखे थे उसकी तो पिटाई होनी नहीं थी, राइट। लेकिन मैम ने बोला कि 7 से नीचे, एवरेज तो हमारा 5 आ रहा है, मैम ने तो बेचारे उस 10 वाले को भी मार दिया पटापट डंडे, जैसे उनको पटापट मारे ना ऐसे ही वो मारा। ये क्या हुआ, ये तो बहुत बुरा अन्याय हो गया इस 10 बाय 10 को लेने के, जिसने 10 बाय 10 लिए उसके साथ अन्याय नहीं हुआ। तो सेम वे में एवरेज कलेक्शन पीरियड भी सबको एक लकड़ी हाँकता था, तो इस वजह से वो एक फॉर्मूला लेके चलता था। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या फॉर्मूला लेके चलता था, डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल इनटू में 360, ये लेके चलता है, ठीक है। तो इसके अंदर लिमिटेशन थी या नहीं, आपको रियल एग्जांपल से समझ में आया। अगर आपके मैम ऐसे पिटाई करती आपकी और आप 10 बाय 10 लेने वाले स्टूडेंट होते तो आपको डर नहीं होता बिना काम का फ्री का, तो इनको भी ऐसे ही हो रहा था। तो इन्होंने पता है क्या कहा, सॉल्यूशन निकाला, एक दूसरा मेथड लेके आए, और वो पता है क्या आया, एवरेज नहीं एवरेज तो ऊपर ही था, एजिंग आया, एजिंग शेड्यूल। एजिंग शेड्यूल क्या कहता था कि आपको एज के अकॉर्डिंग टू, मीनिंग जो 25 डेज में दे रहा है उनको यहाँ लिखेंगे, 20 में दे रहा है उनको यहाँ लिखेंगे, 10 में दे रहा है उनको यहाँ लिखेंगे, और फिर हम अलग अलग से उनको दिखाएंगे कि किसने तो टाइम पर दे दिया और किसने टाइम पर नहीं दे दिया। तो ये था हमारा रिसीवेबल मैनेजमेंट। नॉर्मली आप देख लीजिए, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट इन केस अगर आ जाता है दोनों के दोनों या फिर फॉर्मूला आ जाता है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, जो इंपॉर्टेंट है वो भी करेंगे, थोड़ा हल्का इंपॉर्टेंट है वो भी कर लेंगे। 2 मिनट ही तो लगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यस। अब हमारा आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, नेक्स्ट टॉपिक। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, राइट। इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है।
पहले आप ये देखिए कि इन्वेंट्री कितने टाइप की होती है, राइट। कोई भी चीज है, मान लीजिए रॉ मटेरियल है, वहां पर भी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, स्टॉक, राइट। तो वो भी इन्वेंट्री है। रॉ मटेरियल जब आपका वर्क इन प्रोग्रेस में बनता है तो वहां पर भी इन्वेंट्री है। उसके बाद वो फिनिश्ड गुड्स बन जाता है, गुड्स बन जाता है, तो वो भी इन्वेंट्री है, ठीक है। हर स्टेप में जब एक फर्म ये बिजनेस साइकिल चलाती है ना, तो कन्वर्जन जो कर रही होती है रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस में, वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश गुड्स में, तो वो तीनों टाइप की हमारी इन्वेंट्री होती है। आज हम करेंगे इन्वेंट्री को मैनेज कैसे करना, आज नहीं अभी हम कर ही रहे हैं, राइट। सो देखो, इन्वेंट्री को सबसे पहले हम होल्ड क्यों रखते हैं, मतलब होल्डिंग इन्वेंट्री। जैसे हमने कैश को होल्ड करके रखा था, उसके कुछ मोटिव थे, तो सेम वे में इसके भी कुछ मोटिव होते हैं, लेकिन इसके अंदर 4 मोटिव नहीं होते, इसके अंदर हमारे 3 मोटिव होते हैं। 3 कौन कौन से मोटिव होते हैं इसके अंदर हमारे, जो फर्स्ट 3 थे कौन कौन से। नंबर 1 ट्रांजैक्शन मोटिव, सेकंड नंबर पर आता है आपका प्रिकॉशनरी मोटिव, एंड थर्ड नंबर पर आता है आपका कौन सा था वो बताइए फटाफट। ट्रांजैक्शन मोटिव था, प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव, सबसे फेवरेट है मेरे, स्पेकुलेटिव मोटिव, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके थे, तीनों के तीनों ये आपके थे क्या, मोटिव थे, ठीक है। किसके अंदर, इन्वेंट्री के अंदर। तो इसको हम समझेंगे बहुत इंटरेस्टिंग वे में, राइट। अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, तो अब इतने अच्छे से समझ में आने वाला है ये इन्वेंट्री वाला टॉपिक, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो। यस, फर्स्ट है ट्रांजैक्शन मोटिव मतलब मुझे पता है मेरे को रॉ मटेरियल में इन्वेंट्री चाहिए, इतना रखूंगी अपनी इन्वेंट्री, स्टॉक इतना मेंटेन करके रखूंगी, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए मेंटेन करके रखूंगी, फिनिश गुड्स के लिए मेंटेन करके रखूंगी। ये तो नॉर्मल होता है कि अगर हम कोई फर्म या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए इन्वेंट्री जरूरी है, और जितना उसको चलाने के लिए इन्वेंट्री की जरूरत है उतना हम होल्ड करके रखेंगे। ये स्वाभाविक सी बात है, नॉर्मल है, सबको पता है। दूसरे नंबर वाली बात, प्रिकॉशनरी मोटिव। यस, ये भी पता है, ओके, वेरी गुड। प्रिकॉशनरी मोटिव ये क्यों रख रहे हैं, अचानक से कुछ भी हमारे सामने अनबिलीवेबल कुछ भी हो जाए, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो जाए, और उस टाइम पर इन्वेंट्री अगर हमारे पास है और वो हमारे काम आ जाए, उसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बहुत सारे लोगों ने अभी फिलहाल, किसी ने मान लीजिए घर बनाना था, ठीक है, क्या बनाना था, घर बनाना था। अब देखो सबकी छुट्टियां चल रही है ना, जिनकी गवर्नमेंट जॉब है उनकी छुट्टियां चल रही हैं, ठीक है, और अगर किसी को घर वगैरह कुछ भी बनाना था तो उनके लिए सही मौका था। यस, बंद हो गए सारे, जितने भी हमारे रॉ मटेरियल हम ले आते, जो भी कुछ ईंटे वीटे जो भी कुछ लेके आनी होती है घर के लिए, वो चीजें तो बंद थी, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो हो सकता है, घर कैसे बनाए। यस, अगर किसी के पास, किसी ने जस्ट पहले ही थोड़े दिन पहले प्लानिंग कर रखी होती कि मेरे को घर बनाना, और उसने सारा स्टॉक मेंटेन करके रख रखा होता, तो अब इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान या स्ट्राइक के दौरान, जो भी कुछ भी हो जाए, लॉकडाउन हो रखा है, सब कुछ बंद पड़े हैं, अगर हमारे पास वो सारा सामान होता तो हम चुपचाप, जो हमारा जो बनाने वाला है उसको तो बुला लाते ना, सामान अगर होता तो हमारा घर बन के तैयार हो जाता, ठीक है। तो समझ रहे हो ये बात क्या कह रही हूँ मैं, प्रिकॉशनरी मोटिव की मतलब अनएक्सपेक्टेड आपके सामने कुछ भी हो जाए, बट अगर आपके पास रॉ मटेरियल है तो वो चीज आप वहां पर यूज कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। कि अगर मान लीजिए आपके सेल, जो आप जहां से आप मंगवाते थे, ठीक है, सप्लायर ने क्या कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, सप्लायर ने स्ट्राइक पर बैठ गए, आपका सामान नहीं आ पाया, लेकिन अगर आपके पास पहले ही इन्वेंट्री इतनी थी कि आप अपने काम को अच्छे से चला सकते थे, तो वो हो गया आपका प्रिकॉशनरी मोटिव। नेक्स्ट आता है आपका स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव क्या बोलता है, ये क्या, इसमें कौन सा एग्जांपल है, यस, इसका भी मस्त एग्जांपल।
देखो लॉकडाउन से पहले मान लीजिए आपका जो सामान था, जो ईंटे वींटे आप लेके आ रहे थे या भी फर्म में कोई भी सामान इन्वेंट्री, वो आपका मान लीजिए 1 लाख रुपए की मशीनरी आ रही थी, और लॉकडाउन के बाद जब आप दोबारा से परचेज करने जाओगे, जब उसका 2 लाख रुपए प्राइस हो जाएगा, ठीक है, तो अगर आपके पास वो पहले ही था तो आपको 1 लाख रुपए का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपने इन्वेंट्री मेंटेन करके रख रखी थी। इस वजह से आपने फ्यूचर प्राइसेस और अब जो जब आपने खरीदा था उस प्राइसेस में डिफरेंस होने की वजह से आपने क्या किया, फायदा कमाया। तो उसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव। क्लियर हुआ कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर इन्वेंट्री को होल्ड रखने के क्या क्या हमारे सामने फायदे हैं। लेकिन याद रखना, कुछ हमारे उसी तरीके से जैसे कैश मैनेजमेंट के मॉडल थे दो, कौन कौन से थे, हमारा मिलर मोर मॉडल और बोमल मॉडल, कि आपको कैश होल्ड जरूर करके रखना है लेकिन एक लिमिट तक। सेम वे में इन्वेंट्री मैनेजमेंट के भी क्या है, उसके भी मैनेजमेंट के कुछ क्या है मॉडल है। जैसे कि हमारा नंबर 1 EOQ। EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि आपको कितना, कि आपका कैरिंग कॉस्ट और आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट वो दोनों मिनिमम जहां आ रहे हैं, आप उतना कैश नहीं इन्वेंट्री मैनेज करके रख रहे हो, ठीक है। इनको ना हम कॉस्ट में अच्छे से क्लियर करेंगे, आप इतना ही समझो। सेकेंड नंबर पर आता है आपका JIT, JIT मतलब जस्ट इन टाइम। कहने का मीनिंग ये है कि आपने इस प्रोसेस से इस प्रोसेस पर लेके गए, उसमें जितना टाइम लैग लग रहा है ना, उतना आपने अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करके रखा है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। थर्ड नंबर पर आता है आपका ABC मॉडल। ये भी यही मेंटेन करके रखता है। तीनों मॉडल हम कोस्ट के अंदर पढ़ेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कोस्ट का सिलेबस है। यस, और उसके बाद हमारा क्या रह जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर, और कौन सा कुछ रह जाता है। यस, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर एक आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट होती है। क्या होती है, आ रखा है एक बार क्वेश्चन, आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट। ये पता है क्या होती है, ये ऐसी कॉस्ट होती है कि फॉर एग्जाम्पल कोई किसी प्रोडक्ट की आपके सामने डिमांड आ जाती है और वो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक एंड व्हाइट जो टीवी था, वो मान लीजिए आपकी जो फर्म थी वो टीवी बना रही थी, ठीक है, टेलीविजन। तो किसी को कोई फिल्म वगैरह इंडस्ट्री में कुछ दिखाना होगा ब्लैक एंड व्हाइट का, और आपने तुरंत अभी फिलहाल उसको बाहर निकाला है स्टॉक को, क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन चला हुआ, मतलब चला गया था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए आपने बाहर निकाला हुआ था। तो अब फिलहाल किसी फिल्म इंडस्ट्री को चाहिए था, वो आपके पास आता है और पूछता है कि आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, और आप मना कर देते हो। ये आपकी आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट है, कि अगर आपके पास वो सामान अभी फिलहाल होता तो आपको फायदा हो जाता, राइट। तो ये हो गया हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट और हमारा पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल का चैप्टर फिनिश। और आपको क्या करना है, तीनों चारों लेक्चर जितने भी मैंने हैं दोबारा से रिवाइज करो, कुछ नहीं है, 1 घंटा लगेगा, 2x की स्पीड से देख लो, ठीक है, लेकिन आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा। 2 मार्क्स तो आपको आपके कहीं नहीं गए, क्या पता 4 मार्क्स आपके बेनिफिट हो जाए, मतलब आपको 4 मार्क्स का बेनिफिट हो जाए। EOQ से भी क्वेश्चन आते हैं हमारा, ठीक है, तो उसको हम कोर्स में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। और